गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करता हूँ कि इस कोविड-19 बीमारी के सिचुएशन में आप सभी स्वस्थ होंगे और आप अपनी और अपने परिवारों की अच्छी तरीके से देखभाल करेंगे। इसी कामना के साथ आज हम नया पाठ पढ़ने जाएंगे। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम जो उनके कवि हैं उनके बारे में जानेंगे। जी हाँ बच्चों, आज हम एक कविता पढ़ेंगे जिस कविता का नाम है कलम और तलवार। कलम यानी पेन, जो इसे कहते हैं पेन, उसे कहते हैं हिंदी में कलम। और तलवार यानी जिससे युद्ध किया जाता है ना, किसी दुश्मन या शत्रु से जब युद्ध किया जाता है तो उसे कहते हैं तलवार। तो यह पाठ संख्या 10 कलम और तलवार पाठ या कविता के कवि जो हैं, जिनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर, है ना। रामधारी सिंह दिनकर जी इस कविता के कवि हैं। तो यह कविता पढ़ने से पहले, यानी कलम और तलवार कविता पढ़ने से पहले हम कवि के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर लेते हैं, ताकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है, जिसमें कवि के विचार, कवि के जन्म, उनके साहित्यिक विशेषताएं, उनकी काव्य कृतियाँ, यह सारे हमें जानने को मिलती हैं। वे किस काल के कवि थे वे भी हम जान पाते हैं। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं कवि के बारे में जानना। तो सभी बच्चे अपने अपने किताब अपने सामने खोल कर रख ले। इस पाठ की पृष्ठ संख्या है 84, यानी पेज नंबर 84, चैप्टर 10 कलम और तलवार। कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर जी। तो शुरू करते हैं। राष्ट्रीयता भावनाओं के मुखर गायक कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में सन 1908 में हुआ था। बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस लाइन को तुम लोग अंडरलाइन कर लो कि कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में सन 1908 में हुआ था। बच्चों इससे पहले के क्लास में हमने कवि हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा कि उनका जन्म 1907 में हुआ था। वैसे ही रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 1908 में हुआ है, यानी इसको हम आसानी से याद कर सकते हैं कि 1907 में हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म हुआ था और उससे तुरंत एक साल बाद ही कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था। कब और कहाँ हुआ था इस बच्चों को अंडरलाइन कर लो कि उनका जन्म, यानी रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था कब? सन 1908 में। सन 1908 में उनका जन्म हुआ था। कहाँ? मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में उनका जन्म हुआ था। मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में उनका जन्म हुआ था सन 1908 में। इनकी प्रारंभिक शिक्षा ग्रामीण पाठशाला में हुई, यानी उनकी प्रारंभिक यानी प्राथमिक शिक्षा जो होती है, जहाँ वे लोग बुनियादी शिक्षा कहते हैं जिसे, उनकी शिक्षा वहीं के यानी मुंगेर जिले में ही सिमरिया गांव में ही उनका प्रारंभिक शिक्षा या पाठशाला में शुरू हुई। पटना विश्वविद्यालय से सन 1933 में आपने बीए की डिग्री हासिल किया। कह रहे हैं कि पटना यूनिवर्सिटी, है ना, पटना यूनिवर्सिटी में से सन 1933 में उनका जन्म हुआ था 1908 में, और वे बीए का डिग्री हासिल किया 1933 में। कहाँ से? पटना विश्वविद्यालय से 1933 में बीए की डिग्री यानी बैचलर डिग्री ऑफ आर्ट्स की उन्होंने डिग्री हासिल किया। एक उच्च विद्यालय के प्रधानाचार्य से लेकर उप रजिस्ट्रार
रजिस्टर, युद्ध प्रचार विभाग के उप निदेशक, मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज के हिंदी विभागाध्यक्ष, भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति, भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार आदि पदों पर आपने कार्य किया। यानी कि जब उन्होंने 1933 में 1933 में पटना यूनिवर्सिटी से बीए का डिग्री हासिल करने के बाद वे एक उच्च विद्यालय यानी हायर सेकेंडरी के प्रधानाचार्य यानी प्रधान अध्यापक, है ना, या प्रिंसिपल भी कह सकते हैं कि प्रधानाचार्य से लेकर, यानी पहले वे प्रधानाचार्य बने यानी हेडमास्टर बने, फिर वे रजिस्टर भी बने, रजिस्टर के बाद युद्ध प्रचार विभाग के उप निर्देशक भी बने, फिर मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज के हिंदी विभागाध्यक्ष भी मिले। यानी लंगट कॉलेज जो हैं, लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर के, उनमें वे हिंदी डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष यानी हिंदी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष प्रोफेसर वे बने। फिर उसके बाद उन्हें वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति यानी भागलपुर जो विश्वविद्यालय है उनके उपकुलपति यानी वाइस चांसलर, है ना, VC, वाइस चांसलर के रूप में वे नियुक्त हुए। फिर भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार आदि पदों पर आपने कार्य किया। यानी तरह तरह के विभागों में, तरह तरह की जगहों पर उन्होंने अपने काम को, अपने जीवन के लक्ष्य को उन्होंने बिताया। बाद में वे राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए गए। यानी कि बाद में वे राज्यसभा के मनोनीत यानी MLA, राज्यसभा यानी MLA, है ना, उस राज्य के बाद में राज्यसभा के सदस्य यानी मनोनीत प्रार्थी भी बने। राष्ट्रीय सेवाओं के लिए आपको पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। कह रहे हैं कि उन्हें राष्ट्रीय सेवा यानी अपने देश की सेवा के लिए, अपने राष्ट्र, अपने नेशन की सेवा के लिए उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उन्हें उर्वशी महाकाव्य पर आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। उनकी उर्वशी जो महाकाव्य है ना, उर्वशी जो महाकाव्य है उस पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 1974 यानी 1974 इंग में दिनकर जी का निधन हुआ। यानी उनका जन्म हुआ था सन 1908 में और मृत्यु हुआ था सन 1974 में, है ना, 1974 में। यानी 1908 में उनका जन्म हुआ था, उनका देहावसान हुआ 1974 में उनका निधन हो गया। निधन यानी देहावसान। बचपन से ही आपने कविता लिखी थी। यानी कि वे जब छोटे थे तब से ही उन्होंने कविता लिखना प्रारंभ कर दिए थे। दिनकर एक विचारक तथा गतिशील कवि थे। कह रहे कि वे बहुत ही एक विचारक यानी जो अच्छे विचार के होते हैं, विचारक तथा गतिशील कवि थे। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के बाद दिनकर को राष्ट्रकवि के रूप में माना जाता है। कहने कि मैथिली शरण गुप्त जो कवि हैं, मैथिली शरण गुप्त, उनके बाद के राष्ट्रकवि के रूप में रामधारी सिंह दिनकर जी को, जिनका ही नाम आता है। यानी पहले आते हैं मैथिली शरण गुप्त, उनके बाद में जो राष्ट्रकवि का नाम आते हैं उसमें दिनकर जी का नाम आता है। रेणुका, उनकी जो प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं वह अब हम जानेंगे कि उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ क्या क्या हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा कृत काव्य कृतियाँ जो हैं प्रमुख, वे हैं रेणुका, हुंकार, रसवंती, सामधेनी, नीलकुसुम, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतिज्ञा या प्रतीक्षा, चक्रवाल आदि दिनकर जी की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। यानी जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि उर्वशी
महाकाव्य पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो उनकी जो प्रमुख काव्य कृतियाँ जो हैं उनमें से हैं रेणुका, हुंकार, रसवंती, सामधेनी, नीलकुसुम, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, चक्रवाल आदि यानी और भी हैं, पर उनमें से प्रमुख कविताओं के नाम यहाँ पर जिक्र किया गया है। दिनकर जी की भाषा क्या थी वे अब हम जानेंगे कि दिनकर जी की भाषा जो थी वे बहुत ही सरल और स्पष्ट हैं। भावों के अनुकूल शब्दों के प्रयोग का भी उन्होंने निपुणता के साथ निभाया है। तो बच्चों, यह कलम और तलवार कविता के जो कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, उनके बारे में हमने क्या क्या जानकारियाँ हासिल की कि उनकी जन्म जो है वे 1908 को हुआ, उनका देहावसान हुआ 1974 को, है ना। उन्हें कौन सी महाकाव्य पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो वे हैं उर्वशी, है ना। फिर उनकी प्रमुख काव्य कृतियों के नाम क्या क्या है वे हमने जाने। तो बच्चों, यह जो हम नेक्स्ट क्लास में जो कलम और तलवार कविता को पढ़ेंगे उसमें हम कुछ हाईलाइट वगैरह अभी मैं देना चाहूँगा कि यह जो कविता है कलम और तलवार, उसमें इस प्रस्तुत कविता में कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कलम और तलवार दोनों को स्वतंत्र सत्ता तथा महत्व पर प्रकाश किया है। यानी उन्होंने कलम और तलवार दोनों के अपने अपने जगह पर जो महत्व होते हैं उसको उन्होंने यहाँ पर उजागर किया है, उनके महत्व को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। वे कलम को ज्ञान शक्ति के रूप में माना है तथा तलवार को दैहिक शक्ति के रूप में प्रतीक दिया है। बच्चों, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि कलम किसके प्रतीक हैं, कलम किसका प्रतीक है, या यह भी सवाल आ सकता है कि तलवार किसका प्रतीक है। तो इसको अंडरलाइन यह मैं बाद में बताऊंगा कि कलम जो है वे ज्ञान शक्ति के प्रतीक है और तलवार जो है वे दैहिक शक्ति के प्रतीक हैं। एक और जहां कलम के द्वारा मनुष्य ज्ञान का दीप जला सकता है, कह रहे हैं कि एक और कलम जो कि मनुष्य के ज्ञान, उसके दिमाग, उसके ज्ञान कितने हैं उसका दीपक जलाने में सक्षम होते हैं तथा विचारों के शक्ति द्वारा समाज में नई चेतना पैदा करता है। वहीं दूसरी ओर युद्ध में विजयी होने के लिए तथा हिंसक पशुओं की तरह से आत्मरक्षा हेतु तलवार की आवश्यकता पड़ती है। यानी हिंसक पशुओं से, यह नहीं कि कोई भी पशु या कोई भी इंसान के लिए वे तलवार का प्रयोग किया जाता है। वे तलवार का प्रयोग लेखक कभी वहाँ करना चाहते हैं जहाँ हिंसक पशुओं से अपनी रक्षा के लिए उस तलवार का प्रयोग करने के लिए कहा है। तो बच्चों, यह जो कलम और तलवार, यह भी बहुत सुंदर कविता है जिसमें हम आगे की कक्षा में इस कविता को सस्वर वाचन कर कठिन शब्दों का अर्थ जानेंगे, उसमें निहित भावों को समझेंगे, उसका व्याख्या करेंगे तथा जो पूछे गए प्रश्न हैं उसमें से कुछ प्रश्न भी मैं पूछूंगा। तो ध्यान से इस क्लास को, यानी है जो हमारी प्रथम लेक्चर है या प्रथम क्लास है, उसको बार बार देखना, ध्यान से देखना और समझना। धन्यवाद।